चलिए तो हम इसकी बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने बोर्ड पर ये है 1.14। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा छेद, उसका क्वेश्चन नंबर 1.14। इसके पहले जितने क्वेश्चन है वो सब सॉल्व हो चुके हैं। 1.14 आज हम देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। प्रश्न कह रहा है चित्र 1.33, ये जो फिगर है इस फिगर का नंबर है 1.33। कह रहा है मैं किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कण का जो पथ चिन्ह है, रास्ता जो है वो दिखाया गया है। कैसे वो तीनों आवेशित कण जा रहे हैं, तीनों आवेशों का चिन्ह लिखिए। ये बताना है कि ये जो 3 कण है 1 2 3, इनका चिन्ह क्या है, क्योंकि ये आवेशित कण हैं। तो जब आवेशित होंगे तो ये धनावेशित है कि ऋणावेशित है, ये बताना है। और उसके बाद कह रहा है इनमें से किस कण का आवेश संहति, आवेश मतलब Q, संहति मीन्स द्रव्यमान, यानी Q आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात है Q/m अधिकतम है। इनमें से किस कण का Q/m क्या होगा, अधिक होगा। यानी 2 चीज बतानी है आपको। एक, इन आवेशित कणों का चिन्ह क्या है, कौन धन है कौन ऋण है, ये बताना है। और दूसरा, किस कण का Q/m का मान सबसे अधिक होगा। फिगर आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। पहले हम इन आवेशों का चिन्ह की बात कर लें। ध्यान देना, ऊपर वाला जो प्लेट है ये क्या है, धनावेशित है। नीचे वाला प्लेट क्या है, ऋणावेशित है। तो वैद्युत क्षेत्र जो होगा धन से किधर होगा, ऋण की ओर। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी, धन से ऋण की ओर। ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। अब ऐसे वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कण, 1 2 3 आवेशित कण यहां से चलना शुरू कर रहे हैं। अब ये आवेशित कण जो चल रहे हैं इस वैद्युत क्षेत्र में, वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत चल रहे हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र ऐसे है ऊपर से नीचे की ओर, और ये जो गति कर रहे हैं वो बाएं से, तो ये लंबवत ही तो गति कर रहे हैं। देखिए अगर यहाँ देखें तो कितने अंश का कोण बन रहा है, सब 90 अंश बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये सभी आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में किस तरह गति कर रहे हैं, लंबवत गति कर रहे हैं। यहाँ तक फिक्स है। जब ये गति करते आगे बढ़ रहे हैं तो ये ऊपर वाली प्लेट जो धनावेशित है वो क्या कर रही है, 2 आवेश को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले रही है। और एक प्लेट जो नीचे ऋणावेशित है वो 1 आवेश को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले रही है। मतलब ये धन वाला इन 2 को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ली, ऋण वाला तीसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ली। तो ऋण किसको अट्रैक्ट करेगा, धन को। आपको पता भी होगा कि जब समान नेचर के आवेश होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, विपरीत नेचर के आवेश होते हैं तो आकर्षण होता है। तो जब ये धन वाली प्लेट है तो ये जिस आवेश को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, खींचेगी, वो कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। इसका मतलब इसके और इसके चिन्ह क्या होंगे, ऋण होंगे। यानी ये पहला और दूसरा कण कैसा होगा, ऋणावेशित होगा। कैसा होगा, ऋणावेशित होगा। तीसरा जो कण है वो किधर आ रहा है, ऋण प्लेट की ओर, तो ये कैसा होगा, धनावेशित होगा। यानी तीसरा कण क्या होगा, धनावेशित होगा। तो एक आंसर तो मिल गया, तीनों कणों के चिन्ह हमको मिल गए। तो यहां लिख देंगे कण फर्स्ट और सेकंड का चिन्ह कैसा है, ऋणावेशित है, ऋणावेशित है। तथा जो तीसरा कण है, तथा कण 3 का चिन्ह कैसा है, धनावेशित है। अब क्यों है, क्योंकि तीसरा कण जो है वो ऋण प्लेट की ओर जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इस पे धन आवेश होगा तभी इसके ओर झुकेगा, तभी ये उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अगर ये भी ऋण होता और ये भी ऋण है तो क्या होता, प्रतिकर्षण होता, ये किधर जाता, दूर की ओर, जैसे है दोनों ऋण जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो फिक्स हो गया कि धन प्लेट की ओर जो कण मुड़ा वो कौन सा होगा, ऋण
और जो ऋण प्लेट की ओर कण मुड़ा वो कौन सा होगा, धन। एक क्लियर हो गया। अब आपको ये बताना है किस कण का फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों कण में से किस कण का QM सबसे अधिक होगा। तो ये ध्यान रखिए तीनों कण जो है वैद्युत क्षेत्र में लंबवत गति कर रहे हैं, लंबवत तीनों गति कर रहे हैं। तो जब कोई आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में लंबवत गति करता है तो उसका पार्श्विक विस्थापन होता है। पार्श्विक विस्थापन का मतलब देखिए ये जा रहा था इस दिशा में, एक्स एक्स के दिशा में जा रहा था, लेकिन ये इसका रास्ता ये है जाने का ना, लेकिन धीरे धीरे किस ओर मुड़ गया, वाई की तरफ जा रहा है ना। मतलब जिस दिशा में जा रहा था उस दिशा से लंबवत विस्थापन हो रहा है इसका धीरे धीरे। तो जो अपने दिशा से चाहे ऊपर या नीचे जो विस्थापन हो रहा है ना उसी को हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो जब कोई भी कण किसी वैद्युत क्षेत्र में लंबवत गति करेगा, वैद्युत क्षेत्र के दिशा के लंबवत गति करेगा तो उसमें कैसा विस्थापन होगा, पार्श्विक विस्थापन होगा। ठीक है, यानी जिस दिशा में जाएगा उस दिशा से या तो ऊपर या तो नीचे उस दिशा से हट जाएगा। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, पार्श्विक विस्थापन। क्लियर। तो देखें आगे लिखते हैं, जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में लंबवत गति करता है तो उसमें पार्श्विक विस्थापन होता है। पार्श्विक विस्थापन होगा तो उस पार्श्विक विस्थापन का सूत्र क्या होता है, देखिए y इक्वल टू QE, फॉर्मूला देखना 2mVx का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यही उसका फॉर्मूला है। जब कोई कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत गति करता है, ठीक है, तो उसमें कौन सा विस्थापन होता है, पार्श्विक विस्थापन होता है। मतलब वो अपने मूल दिशा से या तो ऊपर या तो नीचे विस्थापित होने लगेगा धीरे धीरे। ठीक, तो उस पार्श्विक विस्थापन का समीकरण ये होता है। ठीक है, जिसमें जहां देखिए Vx क्या है, तीनों आवेशित कणों का क्या है, एक्स अक्ष के दिशा में वेग है। तीनों आवेशित कण एक्स अक्ष के दिशा में चले, ठीक है, किस वेग से, Vx वेग से। तो तीनों का वेग क्या है, Vx है। x ये बता रहा है कि x अक्ष के दिशा में वेग है। अगर यहाँ y होता तो y अक्ष के दिशा में वेग हो जाता। तो लिखेंगे जहां Vx तीनों कणों का x अक्ष के दिशा में क्या है, वेग है। तीनों का वेग क्या है, Vx है। इसमें एक बचा गया x, तथा x तीनों कणों का x अक्ष के दिशा में क्या है, विस्थापन है। क्या है, मतलब तीनों कण जो है x अक्ष के दिशा में यहाँ और यहाँ तक विस्थापित हो रहे हैं। इसके बाद तीनों कण क्या है, y अक्ष के दिशा में ऊपर नीचे मुड़ने लग रहे हैं। तो तीनों कणों का x अक्ष के दिशा में विस्थापन x है, तीनों कणों का x अक्ष के दिशा में वेग Vx है। ठीक है, तो ये जो तीनों लोग कणों के लिए हैं उसको देखिएगा ध्यान से। तो अब देखो जो Vx है वो तीनों के लिए है, इसका मतलब Vx नियत है, तीनों के लिए वही है तो नियत हो गया। x क्या है, तीनों का विस्थापन है तो ये भी नियत हो गया, x नियत हो गया, Vx नियत हो गया। जो E है वो तो नियत है ऑलरेडी, दोनों प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र है ना वो घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो E भी क्या है, नियत है।
दो क्या है? अंक है, और अंक क्या है? नियत होता है। अगर दो लिखा है तो दो ही रहेगा, 10 तो होगा नहीं। तो इसमें लिखेंगे जहां जहां ई भी एक्स एक्स तथा दो क्या है? नियत। क्या है? नियत। ये सब क्या है? नियत है, फिक्स है। तो जब सभी नियत को आप हटाओगे, सभी नियत को हटाओगे, तो आपको पता होना चाहिए नियत हटेगा तो किसका साइन आएगा? अनुक्रमानुपाती का। क्योंकि आपको पता है कि जब ये हटता है तो नियत ही लगता है, जिसको आप नियतांक नियतांक कहते हो। जब ये हटता है और यहाँ बराबर आता है तो किसका चिन्ह लगता है? नियतांक का। तो जब नियतांक ही हट जाएगा तो किसका चिन्ह आएगा? अनुक्रमानुपाती का। सही है। जैसे कहीं अगर लिखा है कि एफ, मान लो ये बल प्रोपोर्शनल टू एक्स, ऐसे लिखा है, तो हम कहते हैं इसको हटा करके बराबर का चिन्ह लगाओ, तो ये यहाँ नियतांक लगाते हैं के, ये लगाते हैं ना। तो अगर हम के को यहाँ से हटाएं तो बराबर की जगह फिर क्या आ जाएगा? आएगा ना। उसी तरह से इसमें जो जो नियतांक हैं, सभी नियतांक को अगर आप हटाएंगे तो जो बचेगा वो किसका अनुपाती हो जाएगा? वाई का। तो बचा क्या? क्यू बाई एम बचा। तो क्यू बाई एम क्या है? वाई के समानुपाती हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए जिसका वाई यानी वाई एक्स के दिशा में जिसका विस्थापन ज्यादा होगा, क्यू बाई एम उसका ज्यादा होगा। जिसका वाई एक्स के दिशा में विस्थापन कम होगा, उसका क्यू बाई एम भी क्या होगा? कम होगा। ये यही बता रहा है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा ये भी घटेगा, यही बता रहा है ना। तो चलिए यहाँ आते हैं। देखिए ये एक्स अक्ष की दिशा है, एक्स अक्ष के दिशा से ये तीसरे कण का विस्थापन है, ये दूसरे कण का विस्थापन है, और ये पहले कण का विस्थापन है। ये तीसरे कण का वाई है, ये दूसरे कण का वाई है, और ये जो है ये वाला ये तीसरे कण का वाई है। तो सबसे अधिक वाई किस कण का है? तीसरे कण। देखो तीसरा जो है इस मूल एक्स अक्ष के दिशा से सबसे ज्यादा विस्थापित हुआ है, तो तीसरे कण का विस्थापन सबसे अधिक है, तो उसका क्यू बाई एम भी सबसे अधिक होगा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अतः तीसरे कण का क्यू बाई एम क्या होगा? सबसे अधिक होगा। समझ में आया कि नहीं? सबसे अधिक होगा। ये ध्यान रखिए इस फार्मूला को कि अगर कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत गति करेगा तो उसके पार्श्विक विस्थापन का समीकरण यही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो नोट कर लें। चलो अब अगला प्रश्न है 1.15। ठीक है, देखिए 1.15 जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? एक समान विद्युत क्षेत्र इक्वल टू इतना पर विचार कीजिए। पहले विचार करना है, विचार का करना समझो, समझना है चीज। 3 अक्ष होता है ना, कौन कौन होता है जी? एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष। एक्स अक्ष के दिशा में एकांक सदिश आई कैप, वाई अक्ष के दिशा में एकांक सदिश जे कैप, और जेड अक्ष के दिशा में एकांक सदिश के कैप। ये फर्स्ट ईयर में ही हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, विचार का करना समझो। जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ देखो दिया है, ये वैद्युत क्षेत्र ये दिया है ना, देखा? इस वैद्युत क्षेत्र में क्या है? आई कैप है। मतलब ये कि अगर इसके साथ आई कैप है तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो एक्स अक्ष के दिशा में है। मतलब ई के साथ क्या है? आई है ना, और आई किस दिशा में है? एक्स अक्ष के दिशा में। तो ये यही विचार करना है कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो किस दिशा में होगा? एक्स अक्ष के दिशा में। तो जब हल करेंगे तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र इक्वल टू 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलाम से स्पष्ट होता है कि वैद्युत
क्षेत्र E की दिशा x अक्ष के क्या है, अनुदिश है। अनुदिश का मतलब समझ रहे हैं, उसी के दिशा में, जिस दिशा में x अक्ष है ना, उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा है। इसको देखने से यही पता चल रहा है, क्योंकि इसमें आई कैप है, तो ये बता रहा है आई कैप क्या होता है, एक्स अक्ष के दिशा में एकांक सदिश है। आई कैप बता रहा है, ठीक है, कि जो ये वैद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा क्या है, एक्स अक्ष के दिशा में, ठीक है। यही हमको पता चला, इस पे विचार किया तो यही पता चला कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, एक्स अक्ष के दिशा में, यानी इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है, इस दिशा में, इस दिशा में। ये किससे पता चला, आई कैप से। अगर इसमें जे कैप होता तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाती, वाई अक्ष के दिशा में। अगर इसमें के कैप होता तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाती, जेड अक्ष की दिशा में। लेकिन इसमें तो है आई कैप, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, एक्स अक्ष की दिशा में। क्लियर हो गया, विचार हो गया। अब आते हैं इसका पहला सॉल्यूशन पे, ए को सॉल्व करें। ये क्या कहता देखिए, कह रहा है इस क्षेत्र में, जो ये वैद्युत क्षेत्र है एक्स अक्ष की दिशा में, इस क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल वाई जेड तल के समांतर है, जिसका तल जो है कैसा है, वाई और जेड। तो देखिए ये है वाई अक्ष और ये है, तो इन दोनों के तल में है एक वर्ग, ऐसे एक वर्ग है, वर्ग समझ रहे हैं ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर, ये वर्ग है, ठीक है। ये वाई जेड के तल में है, इसकी लंबाई भी 10 है, चौड़ाई भी 10 है, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, ये वर्ग है, ठीक। कह रहा है जिसका तल वाई जेड तल के समांतर है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो देखो, अगर ये तल इस तरह से है तो इसकी भी दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अगर इसका लंब खींचोगे तो लंब इसका किधर होगा, इधर होगा ना, यानी वेक्टर ए भी इधर होगा, वैद्युत क्षेत्र ई भी इधर होगा, दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो दोनों जब सेम दिशा में होंगे तो थीटा क्या बनेगा, 0, क्योंकि आप पढ़ भी चुके हैं कि फिजिक्स में कोई अगर क्षेत्र है तो उसकी दिशा होती है, और वो दिशा उसके लंबवत किधर होती है, बाहर की ओर। तो अगर ये वर्ग एक पृष्ठ है तो इसकी दिशा लंबवत किधर होगा, अरे इस पे ऐसे दिख रहा है लेकिन ये ऐसे है, तो इसकी दिशा क्या होगी, इधर होगी, नहीं होगी। और वैद्युत क्षेत्र भी इधर है, तो दोनों की दिशा सेम है, तो थीटा क्या बना। तो कह रहा है इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है, तो देखिए वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस, यही होता है ना फॉर्मूला वैद्युत फ्लक्स का। फाई ई का मान देख लो, ई का मान कितना है, 3 गुणे 10 पे 3, क्या है, 3 गुणे 10 पे 3। आई तो केवल इतने के लिए था कि उसकी दिशा इधर है, ठीक है। और ए क्या है, इस वर्ग का क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल। तो ध्यान देना, वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालना है ए, तो क्या वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, यही होता है भुजा का 2 घात, होता है ना। तो ए बराबर, भुजा 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा देखो, भुजा किसमें, सेंटीमीटर में है, इसमें है सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 10 का स्क्वायर कितना होगा वो, 100, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। इसको मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, किसमें, मीटर स्क्वायर में बदलना है। तो देखिए कैसे मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, समझिएगा, ये 100 हो गया, सेंटीमीटर पे कितना घात है, 2, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर है, समझ में आया। देखना a इक्वल टू 100, और 1 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे, गुणे, फिर दूसरे सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, फिर 100 से भाग देंगे, सही है। अच्छा इस 100 से है 100 कट गया, अब है 100 बचा है,
इस 100 को ऊपर ले जाओगे तो 10 पे माइनस किस में बदल गया, मीटर स्क्वायर हो गया। तो ए का मान इतना आ गया, इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो मीटर इस वर्ग मीटर में इतना हो गया। ये मान यहाँ क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक। और देखो कास थीटा का मान क्या है, यहाँ 0 रख देंगे। और पूरा दुनिया जानता है कि कास 0 का मान क्या होता है, 1। तो है 1 हो गया, है 3 है, यहाँ पे -2 है, तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 लिखा नहीं जाता है, क्या हो गया 10, 3 दहा में, तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया 30, वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया 30, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, ठीक है। तो ये इसका ए भाग था, जो ए भाग है कह रहा है इस क्षेत्र का 10 वर्ग सेमी भुजा के उस पार्श्व से जिसका तल वाई जेड तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो कितना फ्लक्स होगा 30, ठीक। अच्छा बी भाग देखो क्या कह रहा, बी कह रहा है इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि इसका तल अभिलंब एक्स अक्ष से 60 अंश का कोण बनाए। अगर समझो ये जो तल है ना, है अगर इस तल को एक्स अक्ष से 60, इसका अभिलंब ऐसे खींच दें, ऐसे खींच दें, और ये क्या है वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, और इस तल का अभिलंब ये हमने बना दिया, तो ये एंगल कितना बन गया 60 डिग्री, कितना बन गया। तो सब कुछ वही है, बस थीटा की जगह क्या कर देंगे 60 रख देंगे, क्या रख देंगे 60। तो देखिए डी वाला जब सॉल्यूशन करिएगा तो कुछ करना नहीं है, देखिए वैद्युत फ्लक्स इसमें भी पूछा है, तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा देखिए, तो फाई इक्वल टू वही है ई ए कॉस थीटा, यही है ना। अच्छा देखो ई और ए दोनों का मान यही है ना, ई और ए का मान, इसको हल किया कितना आया 30, तो ये तो फिक्स हो गया, ई और ए का मान कितना आएगा, और कास थीटा का मान कितना है रख दो। अब बताओ 60 कास 60 का मान 1/2, कास 60 का मान 1/2, इस 2 से 30 कट गया, कितना आया दिख रहा है ना 15, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये दूसरे भाग का आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, तो नोट कर लें। चलिए तो अब अगला प्रश्न है 1.16 जो प्रश्न है 1.15 क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसलिए हमने उसको इरेज नहीं किया, लेकिन लिखा है इसमें प्रश्न में पढ़िए, लिखा अभ्यास 1.15, यानी जो 1.15 प्रश्न है कि एक समान विद्युत क्षेत्र, मतलब जो 1.15 में जो वैद्युत क्षेत्र ये है ना, यही वैद्युत क्षेत्र 1.16 में भी अप्लाई करना है, वैद्युत क्षेत्र वही है, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में उसमें 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग रखा गया था, इसमें कितना है 20 सेंटीमीटर भुजा का, क्या रखना है घन, क्या रखना है घन रखना है, मतलब वैद्युत क्षेत्र जो है ये रहेगा और भुजा जो होगी 20 सेंटीमीटर की होगी, और उस भुजा का क्या रखना है घन रखना है। और घन को कैसे रखना, देखिए जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के क्या हो समांतर हो, तो बताइए कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा उस घन से, कुल कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो पहले समझ लो, देखो 1.15 जब हम लोग पढ़े हैं तो उसमें एक डायग्राम हम लोग बनाए होंगे, उससे पहले थोड़ा सा हम एक घन बना लें, क्योंकि घन बना लेंगे तो समझ में आने लगेगा। देखिए ये घन है, घन में क्या होता है, वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होती है बराबर होती है, क्या होती है बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होंगे, इसीलिए इसका नाम क्या है, एकदम समझ लो लूडो का पासा। लूडो का पासा कैसा होता है, घन होता है ना, तो ये हमने क्या बना दिया घन बना दिया ये।
बन गया, सब इसका बराबर है। लेकिन देखना ये जो लाइन दिख रही है, लाइन ये है एक्स एच, और ये जो लाइन है वो है, और ये जो लाइन है वो है, समझ में आ गया? इस अक्ष के दिशा में, इस अक्ष के दिशा में और इस अक्ष के दिशा में, हो गया ना? 1.15 वाला डायग्राम दिख रहा है इसमें। अब ये जो घन बना है ना, इसकी लंबाई चौड़ाई जो भी भुजा है सब 20-20 सेंटीमीटर का है, सभी 20 सेंटीमीटर, कोई इसमें छोटा बड़ा नहीं है। चाहे ये भुजा हो, चाहे ये भुजा हो, चाहे ये भुजा हो, सब कितने के हैं? 20 सेंटीमीटर के। क्लियर है? अब समझना इसमें, जब 1.15 का वैद्युत क्षेत्र इसमें अप्लाई करेंगे तो 1.15 में जो वैद्युत क्षेत्र है उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? एक्स अक्ष के दिशा में है ना, क्योंकि देखो इसमें आई कैप है और एक कह रहा है कि अभ्यास 1.15 के एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो जो अभ्यास 1.15 का एक समान वैद्युत क्षेत्र है उसी वैद्युत क्षेत्र में ये घन रखा हुआ है। समझ में आ गया? तो उस 1.15 के वैद्युत क्षेत्र का दिशा क्या था? एक्स अक्ष का दिशा था। यानी इस जिस वैद्युत क्षेत्र में इसको रखा गया उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? ये है। समझ में आई बात? वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, ठीक। उसमें इस घन को रख दिया गया। अब इस घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान देना, पहले घन का नाम रख देते हैं। नाम क्या रख दिया? ए बी सी डी ई एफ जी और एच, हो गया। समझना ध्यान से, ये वाला जो पृष्ठ है देखो, एफ यस बी सी एफ जी, ये वाला पृष्ठ ध्यान देना, ये वाला जो पृष्ठ है इसकी दिशा किधर होगी? लंबवत बाहर की, यानी इसकी भी दिशा इधर होगी। सही है? तो थीटा क्या बना? क्लियर है? और जब थीटा 0 बनेगा तो वैद्युत फ्लक्स होगा, क्योंकि cos 0 का मान क्या होता है? 1, तो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। अच्छा, दूसरा देखो, ए पृष्ठ एक ये देख लो, ये वाला पृष्ठ, ये पृष्ठ है, समझना, ये वाला, ठीक है। इस पृष्ठ की दिशा इसके लंबवत किधर होगी? इधर होगी ना, लंबवत। और वैद्युत क्षेत्र किधर है? इधर। वैद्युत क्षेत्र किधर है? इधर है। इस पृष्ठ की बात कर रहे हैं, इस वाले की, तो यहाँ पे थीटा कितना बना हुआ हो? 180 डिग्री। सही है ना, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र इधर है और पृष्ठ की दिशा, तो पूरा थीटा कितना बना? 180। ठीक, चलिए। अच्छा देखो, ये वाला पृष्ठ देखो, ये वाला पृष्ठ, इस पृष्ठ की दिशा लंबवत किधर होगी ना, ऐसे, इसके लंबवत बाहर की, ये हो गया ये। बट वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर? इधर। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस पृष्ठ के लिए किधर है? इधर है ना, तो यहाँ थीटा क्या बना? 90 डिग्री बना। और जहाँ थीटा 90 होगा वहां वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, क्योंकि cos 90 का मान 0 हो जाता है। तो ये तो फिक्स हो गया, इससे वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। सही है। अब आते हैं ये वाला पृष्ठ देखो, ए एच जी बी, ये वाला पृष्ठ देखा? सही है। इसकी दिशा लंबवत किधर होगा? ऐसे होगा ना। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखो हर पृष्ठ में इधर है, तो यहाँ थीटा क्या बना? 90। तो क्या इससे इस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? नहीं, इससे भी नहीं गुजरेगा, छोड़ दो, जाने दो। अब आते हैं ये वाला पृष्ठ देखो, हाई वाला, बड़का हाई, देखा? ठीक। अच्छा देखो, इस बड़े वाले पृष्ठ का अगर दिशा देखो तो पृष्ठ के लंबवत देखो, मार्कर की तरफ होगा इधर, ठीक, ऐसे होगा। और वैद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? वैद्युत क्षेत्र तो ऐसे है ना, और इस पृष्ठ की दिशा ऐसे है, तो थीटा कितना बना? 90 बना ना। यानी इस पृष्ठ के लिए देखो तो ये ए की दिशा हो गई, यहाँ भी थीटा क्या बना?
90 डिग्री। यहाँ भी वैद्युत फ्लक्स। अच्छा, ये वाला पृष्ठ देखो, ये वाला देखो, बड़ा वाला देखा। इस पृष्ठ की दिशा इसके लंबवत उधर होगी और वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, और पृष्ठ की दिशा लंबवत उधर होगी, तो थीटा क्या बनाया? क्या वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? नहीं। यानी केवल दो ही पृष्ठ ऐसे हैं जिससे वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, एक 180 वाला और एक 0 वाला। अब बाकी जहां जहां पर 90 बना है उस सभी पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। ये तो क्लियर हो गया ना? तो लिखेंगे, जब हल करेंगे तो लिखेंगे चित्र से जिस पृष्ठ के लिए वेक्टर ए और वेक्टर ई के बीच का कोण 90 डिग्री है, उससे वैद्युत फ्लक्स फाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चित्र से जिस पृष्ठ के लिए ए और ई के बीच का कोण 90 अंश है, उससे वैद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी केवल दो ही पृष्ठ हैं जिनसे वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो देखिए, घन से गुजरने वाला नेट क्या? फ्लक्स। इस घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा? फाई इक्वल टू, देखना एक पृष्ठ ये था ए एच ई डी, जहां पर 180 बना, ठीक है। पृष्ठ ए एच ई डी का क्या? फ्लक्स प्लस दूसरा पृष्ठ क्या था? बी जी एफ सी, जिसका थीटा क्या बना? दूसरा पृष्ठ बी जी एफ सी का फ्लक्स। इन्हीं के दोनों फ्लक्स होंगे, इन्हीं फ्लक्स को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। अब देखना ध्यान से, अगर इस पृष्ठ की बात करें तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? इस फ्लक्स के लिए ई ए cos थीटा, और इस पृष्ठ के लिए ए एच ई डी के लिए थीटा क्या है? तो यहाँ क्या रखोगे? प्लस पृष्ठ बी जी एफ सी के लिए फ्लक्स ई ए cos क्या? 0, उसके लिए थीटा क्या है? अच्छा देखो, समझना ध्यान से, cos 100, चूंकि cos 180 का मान माइनस और cos 0 का मान, तो देखो फाई इक्वल टू, अगर ये -1 यहाँ रखोगे तो -1 का गुणा इसमें होगा, क्या आएगा? माइनस ई ए, और यहाँ पर केवल 1 रख दोगे प्लस ई ए, हो गया। और ये माइनस जितना उतना प्लस है, तो फाई क्या हो गया? यानी इस घन से कोई फ्लक्स गुजरेगा नहीं। समझ में आ गया? इस घन से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। केवल देखिए, इसमें केवल दिमाग का खेल था, कैलकुलेशन नहीं है ज्यादा कुछ है, बस दिशा देखना, जहां जहां 90 बना उससे तो वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, लेकिन जहां पे 90 नहीं बना वहां दो कोण बना, या तो 0 या तो 180, ठीक है। तो 180 का मान नेगेटिव होता है तो नेगेटिव फ्लक्स हो जाएगा, और 0 का मान पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव फ्लक्स होगा। जितना अंदर जा रहा है उतना वहां से बाहर निकल रहा है, यानी ऋणात्मक फ्लक्स और धनात्मक फ्लक्स क्या हो गए? बराबर। तो कट के क्या आ जाएंगे? नोट करिए, फटाफट नोट कर लें, ठीक है। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।